सत श्री अकाल, आदाब। हम शुरू कर रहे हैं आज के सब्जेक्ट पे। इसमें एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्राकृतिक आपदा वाली बात है जो हमने एजेंडे में रखी है, हमारा ग्रुप जो ज्यादा सीरियस ग्रुप है वो तो इसको प्राकृतिक आपदा के तौर पर डिस्कस कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो माहौल बन रहा है इंडिया में भी, पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल में भी, वो सवाल ये उठ रहा है कि यार ये आपदा प्राकृतिक है या मैन मेड है। इसलिए हमारे को तो कम से कम ऐसे रूप में ये रखना चाहिए था सब्जेक्ट कि ये क्या बाकी ये आपदा है, ये प्राकृतिक है या ये मतलब मैन मेड नहीं कहना तो सिस्टम मेड को हो, कुछ तो को हो। सिर्फ प्रकृति के खाते में पाके तो फिर बाकी सारे का सारा सिस्टम आगे बरी हो जाता है। इसलिए मेरे को ये लगता है कि जब हम सब्जेक्ट रखें तो इस तरीके से रखें कि यार ये जिसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं ये प्राकृतिक है या कोई और तरीके की आपदा है जो जिसमें मतलब हमारा सिस्टम आज वो ज्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं अब जब इस पे बात करना चाहता हूं तो मैं जहां से शुरू करूंगा इस बात को कि हमारी जो अर्थ की कंडीशन है, क्योंकि इसमें 4 स्टेटों की खास करके बाढ़ की स्थिति की बात हमने करनी है, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल की, उत्तराखंड की और पंजाब की। मेनली यही 4 स्टेट हमारे सामने है। लेकिन ये आपदा आ क्यों रही है या आने वाले समय में और सीरियस कैसे होएगी ये और ज्यादा खतरनाक कैसे होएगी ये, पहले हमें हमारे प्लानेट को समझने की जरूरत है कि हमारा जो अर्थ प्लानेट है इसकी कंडीशन अब क्या है। उसको समझने के लिए हमें प्लानेटरी जो बाउंड्रीज हैं हमारी, जिसको साइंस वाले 9 बाउंड्रीज के एंगल से वो इसको मतलब परिभाषित करते हैं कि हमारे प्लैनेट की जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज का मतलब है कि जो हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी बखो बख प्रणालियां हैं या प्रक्रियाएं हैं, जिसको अर्थ सिस्टम प्रोसेस भी कहा जाता है, उस नाल धरती के जो जैविक जीवन है उसके लिए जो सुरक्षित कार्यशील सीमाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। अगर हम ये सीमाओं को पार कर देते हैं तो धरती की जीवन को सुरक्षित रखने वाली समर्था है वो असरअंदाज हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। इस नाल वातावरण में अचानक बदलाव हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऐसे बदलाव भी हो जाते हैं जिसको ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अगर हम अपने पूरे प्लैनेट की कंडीशन को समझें तो हमें ये पता चलेगा कि रूट में क्या चीज पड़ी है कि ये आपदाएं जो आ रही हैं ये क्यों आ रही। तो मैं मतलब ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, मोटी मोटी बात आपके सामने रखने की ट्राई करता हूं। तो पहली जो प्लानेटरी बाउंड्री है वो है क्लाइमेट चेंज, जिसको हम मतलब जलवायु तब्दीली के नाम पे जानते हैं। ये इसलिए होती है कि जैसे जैसे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का इजाफा होता है तैसे तैसे हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म होना शुरू हो जाता है और उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्लाइमेट हमारा बदलना शुरू हो जाता है, जिसको हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज या जलवायु तब्दीली। क्लाइमेट चेंज की मेन वजह क्या है? वो है हमारे ग्रह का जो एक सेट मतलब एक टेम्परेचर सिस्टम है उसके साथ जब छेड़छाड़ हो जाती है वो होती है ग्रीन हाउस गैसों के वाधे से जो
जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो चल रहा विकास का मॉडल है, उसकी वजह से वो होता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। हमारा जो मतलब जो पूरे का पूरा वातावरण है, उस पे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये है इसकी पहली बाउंड्री। और बाउंड्री कौन-कौन सी बाउंड्री की कौन-कौन सी कंडीशन है, ब्रीच कौन हो रही है, हाई रिस्क में कौन है, वो मैं लास्ट में बात करूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में वो रखना चाहता हूँ कि बाउंड्रीज है कौन-कौन सी। नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 है ओशियन एसिडिफिकेशन, जिसको हम कह सकते हैं समुद्रों का तेजाबीकरण। इसमें ये है कि जैसे-जैसे ये जो CO2 में बढ़ोतरी होती है, जैसे हमने अ, मतलब पूरे दुनिया के जो सिस्टम ਨੂੰ चलाने वाले हमारी एलीट जो क्लास है, उसने 2015 में पेरिस में ये तय कर लिया था कि हम 1.5 डिग्री तक धरती को गर्म करेंगे। क्योंकि ये तो चाहते थे कि 2 डिग्री तक का कोई डिसीजन हो जाए, लेकिन 2 डिग्री तक का डिसीजन नहीं हो सका। इसलिए डिसीजन ये हुआ कि हम 1.5 डिग्री तक इस धरती को गर्म करेंगे और उसके बाद कैसे इसको रोकना है तो बाद में बात करेंगे। तो इसलिए जब हमने तय ये कर लिया, इसका मतलब जो नेचर ने अर्थ का एक टेम्परेचर सिस्टम बढ़ाया था, तो उसको डिस्टर्ब करने का तो हमने यूनानी मसली डिसीजन लिया है। और उसमें जैसे-जैसे ये जो दूसरी मतलब जेडी है प्लानेटरी बाउंड्री है, वो है कि जैसे-जैसे CO2 जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे वायुमंडल में वाधा होता है, तो उसको सबसे ज्यादा सोखने की समर्था रखता है हमारा समुद्र। जब समुद्र इसको सोखता है, तो समुद्र का जो pH वैल्यू है, वो कम हो जाता है। तो उसका pH वैल्यू के पानी समुद्र के पानी का pH वैल्यू का कम होने का मतलब है कि समुद्र का एसिडिफिकेशन हो जाता है, इसका तेजाबीकरण हो जाता है, जिससे कई बार हम देखते हैं कि जब तेजाबीकरण किसी खास खित्ते में ज्यादा हो जाए, तो फिर तेजाबी बारिश होती है। तेजाबी बारिश से बहुत सारा, जहां भी वो बारिश होती है, वहां जितनी भी ग्रीनरी है वो मतलब वो काफी ज्यादा इससे अफेक्ट हो जाती है। इसलिए दूसरी बाउंड्री है ओशियन एसिडिफिकेशन। तीसरी जो इसकी बाउंड्री है, वो है स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन रिप्लेशन, कि जो हमारे ये स्फीयर हैं, इसमें जो ऊपर हमारे ओजोन की एक लेयर है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, उसकी मतलब उसका हाथ हो रहा है, उसकी डिप्लेशन हो रही है, वो पतली भी हो रही है, उसमें सुराख भी हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वायुमंडल में हम बहुत सारे केमिकल ऐसे छोड़ते हैं जो हमारी ओजोन लेयर को अफेक्ट करते हैं, और जिसमें खास करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिजों वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होती है, या एसीओ में यूज होती है, वो जब लीक होके हमारे वायुमंडल में जाती है, तो जाके वो ओजोन लेयर से टकराती है, तो ओजोन लेयर को वो नुकसान करती है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज है जो वो मतलब ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, जो अर्थ के बहुत सारे जो जो लाइफ है उसको उसके लिए हार्मफुल होती है, उसके लिए नुकसानदेह होती है। ये है इसकी तीसरी बाउंड्री। चौथी बाउंड्री है एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी ये मतलब महीन कण है, वो इतने ज्यादा मतलब है, जो जिसको हम सूक्ष्म कणा की मकदार आ जो ये वातावरण में बढ़ जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि अटॉम इसमें जो एरोसोल लोडिंग है वो बढ़ जाती है।
जिसमें PM1 है, PM2.5 है, PM10 है, जहाँ जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। ये सब हमारे मतलब वायुमंडल में घूमते हैं और ये भी हमारे पूरे के पूरे अर्थ सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अगला 5वीं बाउंड्री है फ्रेश वाटर चेन, मतलब जो हमारा ताजे पानी का टिकाऊपन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा वाटर साइकिल है जो, उसमें बिगाड़ आ जाता है। जैसे वाटर साइकिल में होता है कि जब समुद्र में से पानी भाप बन के उठता है, तब वो उससे बादल बनते हैं, फिर बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, और बरसते हैं तो वो मतलब जेड़ा अच्छा पानी है वो धरती पे आता है, जो कुछ धरती के पेट में चला जाता है, कुछ नदियों में नालों में बह जाता है, और कुछ मतलब ऊपर पर्वतों में जहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है वहां स्नो की शक्ल में जम जाता है। और फिर वो जो स्नो की शक्ल में जमा हुआ पानी है वो गर्मियों में फिर मतलब पिघलता है, और पिघल के वो नदियां नालों में होता हुआ फिर समुद्र में चला जाता है। ये एक वाटर साइकिल है हमारा। इससे हमारा वाटर साइकिल है वो बिगड़ रहा है, जिसकी हम आगे बात करेंगे कि इस बार जो जो फ्लडिंग हुई है उसका एक कारण है कि मानसून की जी बारिश है वो कौन कौन एरिया से कितनी ज्यादा हुई, और इंडिया के कंटेस्ट में हम अगर देखेंगे तो कौन कौन से एरिया में जो कम हुई, यानी उसमें भी इम्बैलेंस आ रहा है। मतलब अगर मानसून की बारिश तेज ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में एक जैसी हो रही है। उसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें ज्यादा हो रही है, कुछ एरिया ऐसे में हैं जिसमें मतलब ये बात तो मतलब बारिश है वो कम हो रही है। 6वां है इसमें बाउंड्री, 6वीं बाउंड्री है लैंड सिस्टम चेंज। लैंड सिस्टम चेंज का मतलब है कि हम जो नेचर ने तय किया है सिस्टम में, कहाँ जंगल होंगे, कहाँ चरागाहें होंगी, कहाँ गंगा सिद्ध के मैदान होंगे, ये सब हमने ही तय किया। मतलब ये इंसान या इंसानी सिस्टम ने नहीं तय किया, ये तय किया है मतलब नेचर ने। पर हम इसमें इंटरवेंशन ऐसी कर रहे हैं कि हम जंगलों को उजाड़ रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप एक एक पेड़ लगाओ। लोग पेड़ लगाएं, इसलिए वो पेड़ कभी भी जंगल नहीं बनता। और जब जंगल उजड़ता है तो कई बार हम जंगलों की कटाई लकड़ी के लिए करते हैं, कई बार हम जंगलों की कटाई इसलिए करते हैं कि हमें एग्रीकल्चर लैंड में इजाफा करना है। कई बार हम चरागाहों की जमीन में खेती करने का मतलब वो ले लेते हैं, स्टेप ले लेते हैं। कुछ चरागाहों की जमीन में हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है, परमाफ्रोस्ट जो जो धरती पे जो बर्फ जमी हुई है वो टेम्परेचर से, जब ज्यादा टेम्परेचर से पिघलती है, जो जमीन दलदली होना शुरू हो जाती है, और दलदली जमीन में से मीथेन ज्यादा निकलती है, और मीथेन है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी से भी 20 गुना ज्यादा धरती को गर्म करने की समर्था रखती है। और हमारे इन कदमों से कई जगहों मारुथलीकरण हो जाता है। जैसे हमारे ये हो रहा है अब जब खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं, जब मारुथल के एरिया में जो भी लोकल पेड़ है, जिसमें खेजड़ी एक इम्पोर्टेंट पेड़ है और दूसरे पेड़ भी हैं, जब ये काटेंगे हम तो मारुथलीकरण और ज्यादा हो जाएगा। इस नाल हमारा इस सब का से क्या हो जाता है कि हमारा आला द्वाला बदल जाता है, हमारा इकोसिस्टम ही चेंज हो जाता है। इसलिए ये जो 6वीं हमारी प्लानिटरी बाउंड्री है वो है लैंड सिस्टम चेंज। 7वीं है बायो जियो केमिकल फ्लो, जिसको कहते हैं जैव भू रासायनिक प्रवाह। इसमें हमारे जितने भी ये
मतलब नाइट्रोजन का सर्कल, फास्फोर का साइकिल प्रभावित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल प्रभावित हो जाता है, प्रोटीन का, अमीनो एसिड का, ये सारे साइकिल है जो वो प्रभावित हो जाते हैं। जैसे नेचर ने एक साइकिल बनाया फॉर एग्जाम्पल कि आदमी को ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और जो उसके हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाती है वो उसको छोड़ देता है। और जितनी भी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के अपना भोजन बनाते हैं और उसके इब्ज में भी जो ऑक्सीजन उनके काम की नहीं है वो छोड़ देते हैं। मतलब ये एक नेचुरल सर्कल है, कार्बन कार्बन सर्कल के नाम पे जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जब हम आर्टिफिशियल तरीके से वो CO2 छोड़ना शुरू कर देते हैं, कोला बाल के, पेट्रोलियम पदार्थ बाल के, वो इतनी मतलब मात्रा में छोड़ना शुरू कर देते हैं कि उनको सोखने वाले की इतनी समर्थ ही नहीं है। तो क्या हो जाता है कि CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वो सारे का सारा जो हमारा साइकिल है वो प्रभावित हो जाता है। ऐसे तरी अगर हम देखते हैं इसका कि नाइट्रोजन सर्कल भी, फास्फोरस मतलब सर्कल भी साइकिल भी प्रभावित हो जाता है। जैसे बहुत सारे जो फैक्ट्रियों में जब हम काम करते हैं, जितने भी ये केमिकल वाली फैक्ट्रीज है, उनमें से जो फास्फोरस के केमिकल निकलते हैं, उनमें से जो नाइट्रोजन के मतलब केमिकल निकलते हैं, वो नदियां नालों में छोड़ देते हैं, वो आगे दरिया में चले जाते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि जो मतलब समुद्र में एक जीवन है, मछलियां हैं और जीव वगैरह हैं, उसमें क्या हो जाता है कि वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं जब उनको इतनी खुराक मिलती है, फास्फोरस मिल जाती है, नाइट्रोजन मिल जाती है, इतना जल्दी उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उस खास खित्ते में से बहुत जल्दी वो अपनी ऑक्सीजन वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं और फिर वो डेड जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे डेड जोन बन गए हैं समुद्र में जहाँ जीव ही नहीं रहा। उसके जीव का ना रहने का मतलब ये है कि ये जो जितने भी बायोजीव केमिकल फ्लो हुआ हमारा, ये प्रवाह इन सारी चीजों को, प्रोटीन को, अमीनो एसिड वगैरह को, सबको अफेक्ट करता है। अगर किसी का फोन चल रहा है, प्लीज अगर वो बंद कर दे तो शुक्रिया उसका। किसका है मेरे को नहीं पता। 8वां है इसमें हमारा बायोस्फीयर मुन्नाराम जी आपका फोन बंद कर दो, आपका माइक बंद कर दो मुन्नाराम जी, माइक। हाँ, जा तो मतलब कोई भी जा तो जो डील कर रहा है वो कर दे। तो बायोस्फीयर ਦੇ ਵਿੱਚ बायोस्फीयर इंटीग्रिटी है जी, ये सारे जीवन, मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी ये सारे जीवन है, जितना भी हमारा जीवन है वो एक दूसरे पे निर्भर है। और अगर बहुत सारे इसमें से कुछ चीजें गायब हो जाएगी इस सर्कल में से, तो पूरे का पूरा जीवन अफेक्ट हो जाता है। जैसे अगर जो हमारे सफाई जिसको कर्मचारी बोलते थे, अगर वो गायब हो जाते हैं तो जैसे गिद्ध थे। लीलाधर जी आप भी मैक चला रहे हो, जरा आप तो बंद करो ना, मैक तो बंद कर दो। लीलाधर जी बंद करो। अरे बंद कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा, काट के दोबारा कर रहा हूँ। फिर चलता रहने दो जो हुई। ऐसे तरह जैसे हमारी भोजन लड़ी है ना, हमारी फूड चेन, इसमें से चेन ऐसी चीज है जिसमें से आप एक चीज अगर निकाल दोगे तो पूरे का पूरा फूड है जो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और 9वां है नोबल आइडेंटिटी। इसमें ये है कि जो भी हम मतलब हमारा समाज अलग अलग नई चीजें बनाता है ना, जो मैन मेड कंपाउंड है,
जैसे प्लास्टिक बना लिया, प्लास्टिक बना तो लिया हमने, और प्लास्टिक को अब डिकम्पोज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये पूरे का पूरा प्लास्टिक रिसाइकल भी नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक नहीं होता है, इसमें इतनी वैरायटी है जिससे वो मतलब वो वैरायटी है जो वो सारी डिकम्पोज होने वाली नहीं है। और उसमें जैसे अपनी मीटिंग में भी ये बात हुई थी कि ये जो पनचक्की के फर है ना, जो जो घूमते हैं, वो कभी भी डिकम्पोज वाला प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि सारी प्लास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि वो सारे ही डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने वाला प्लास्टिक बहुत कम है, और इसमें क्या है, नैनो प्लास्टिक इवन आदमी के दिमाग तक चला गया। ये जो मतलब जिसको मतलब आप मैन मेड को हो, जो आप रेहा बना रहे हो, स्प्रेहा बना रहे हो, ये मैन मेड कंपाउंड है, जो ये सारे के सारे वो मतलब हमारी ये बाउंड्रीज हैं जो इसको नॉमी बाउंड्रीज को जो अफेक्ट करते हैं। इसमें अगर लास्ट में मैं एक बात कहूंगा इसके बारे में कि ये हमारी प्लानेटरी बाउंड्रीज 9 है, और उसमें एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, कि ये एक है ओजोन डिप्लेशन वाली। इसके बारे में साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ओजोन डिप्लेशन कम हुई है, पहले से ये रिपेयर हुई है, पहले से ये मजबूत हुई है। बाकी कोई भी जेडी मतलब प्लानेटरी बाउंड्री है वो ऐसी नहीं है जो ब्रीच ना हुई हो। जैसे क्लाइमेट चेंज ब्रीच भी हुई है और हाई रिस्क जोन में है, ठीक। ओशियन जेड़ा ओशियन एसिडिफिकेशन है, ये ब्रीच तो जरूर हुई है, पर अभी इसको बोला जाता है कि भी ओवरऑल हाले भी सेफ जोन में है। ये तो बात हो रही है कि जैसे जैसे एसिडिफिकेशन हो रही है तो इसमें कोरल रीफ है जो वो उसकी ब्लीचिंग हो रही है, और उसकी ब्लीचिंग से कुछ एरिया में तो ये बहुत ज्यादा ब्लीच होगी, लेकिन फिर भी इसको हाले पूरी तरह मतलब ये इसको नहीं कहा जा सकता कि ये ब्रीच नहीं हुई। और जो एटमॉस्फेरिक एरोसोल डिप्लेशन है, इसको हाल दी कड़ी सेफ जोन में माना जाता है, लेकिन ब्रीच ये भी हुई है। और ये हमारा फ्रेश वाटर चेंज और लैंड सिस्टम चेंज है, ये भी ब्रीच हो गई है, ये भी मतलब ब्रीच होने के मतलब ये ब्रीच होके हो गया। और ये जो बायोजियो केमिकल मतलब फ्लो और बायोस्फीयर वाला है, ये दोनों है जो वो ये हाई रिस्क जोन में चले गए ब्रीच होने के बाद। और नोबल आइडेंटिटीज हैं जो ये भी ब्रीच्ड हुई है, मतलब लगातार ब्रीच्ड आला है, इसमें शब्द बरता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन के लिए ये कोई मतलब बहुत अच्छा वो संकेत नहीं है। तो ये कुल मिला के हमारे लिए बहुत खतरनाक परिस्थिति हमारे सामने है। अगर इतनी खतरनाक परिस्थिति हमारे सामने है तो जिन लोगों को पता है उनको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, और जो अभी इनोसेंट है वो चल ना भी सीरियस होए तो उन पे कोई हम मतलब कोई आपत्ति नहीं कर सकते। तो जो हिमालयन जोन के जो 3 जो ये स्टेटें हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके बारे में थोड़ी सी बात वो अपना कुछ मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि रूप जी की ड्यूटी लगाई है, वो इन तीनों के बारे में जरूर बात करेंगे। मैं पंजाब के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कह सकते हो आप इसको एलीट क्लास की देन कह सकते हो,
कि जो फ्लडिंग हुई है ये नेचुरल नहीं हुई है। उसकी वजह क्या है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमने डैम बनाए, जैसे 3 डैम पंजाब में है, थीन डैम, पौंग डैम, भाखड़ा डैम। जब ये डैम बनाए गए तो इनका मेन पर्पज जो तय किया गया था, वो मेन पर्पज तय किया गया था कि ये फ्लडिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके पीछे जो झीलें बनी ना, जैसे भाखड़ा डैम, इसकी जो झील है उसका नाम है, जहां इसका जो रिजर्वायर है इसका, जहां पानी इकट्ठा होता है, उसका नाम है गोविंद सागर झील। वो 7.55 मिलियन एकड़ फीट पानी की उसकी कैपेसिटी है। इतना पानी के 7 मिलियन या 7.55 मिलियन अगर एकड़ में एक एक फीट पानी हम खड़ा कर दें तो वो इतने पानी को सुमा सकती है अपने अंदर। नंबर 2 जो महाप्रताप झील है, ये है पौंग डैम की। इसकी जो कैपेसिटी है ये है 6.95 मिलियन एकड़ फीट। और जो रणजीत सागर डैम पे, उस झील का नाम भी रणजीत सागर है, वो है 2.66 मिलियन एकड़ फीट। तो ये जब झीलें बढ़ाई गई थी तो इनको ये था कि जब फ्लडिंग आएगी तो इसमें पानी स्टोर कर लिया जाएगा, और वो पानी जब स्टोर किया जाएगा तो वो आस्ते आस्ते मतलब हम छोड़ते रहेंगे, ताकि जिस दरिया की समर्था है वो उस दरिया की समर्था के मुताबिक उतना पानी जब छोड़ेंगे तो वो फ्लडिंग नहीं करेगा। जहाँ जो फ्लडिंग एरिया में उसका जो फ्लड कैचमेंट एरिया होता है उसमें आ जाएगा भी तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, वो फायदे ही करेगा। फायदा ये कर देगा वो कि जब वो, चलो एक फसल अगर क्रॉप खराब भी हो गई तो वो थोड़ी थोड़ी जो ऊपर से सिल्ट लेकर आएगा, उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं जिससे जो अपनी जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है, उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो मतलब इसका मेन जो टारगेट रखा गया था वो यही रखा गया था कि नंबर 1 टारगेट है इसका फ्लड को रोकना, नंबर 2 टारगेट है ये बांध बनाने का पीने वाले पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करना, और साथ साथ इरिगेशन, सिंचाई की जितनी ये सिंचाई कर सकता है उस सिंचाई के को मतलब वो बनाए रखना। तीसरा इसका मनोरथ रखा गया था कि इससे आइडल वाट मतलब वो पावर प्रोजेक्ट लगा के हम पन बिजली पैदा करके वो बिजली काम में ले सकते हैं। तीसरा इसका ये था। चौथा इसका जो टारगेट रखा गया था, मनोरथ रखा गया था, वो था मछली पालन का। इतनी बड़ी झीलें हैं और इसमें बहुत बड़ी मछली पालन हो सकता है और होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जो सिस्टम है, जो जब ये ज्यादा मतलब पैसे पे आधारित हो गया तो इसने जो इसका मेन मनोरथ बना लिया वो बना लिया मतलब इरिगेशन वाला, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कोई बहुत ज्यादा पैदा नहीं करता, क्योंकि जब ये इसकी मतलब फुल कैपेसिटी पे तो चलते ही नहीं। मैंने एक भाखड़ा डैम का थोड़ा जा उसका निकाला था कि भाखड़ा डैम की जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की समर्था है वो है 1325 मेगावाट, यानी जिसको आप बोल सकते हो 5400 मिलियन यूनिट पर ईयर, और ये पैदा करता है 11,607 मिलियन यूनिट। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इसकी समर्था से तो ये मतलब आधी समर्था से भी नहीं चलता, ये 46.5% कैपेसिटी पे ही काम करता है। इसलिए ये कई बार मतलब लोगों को लगता है कि इससे बहुत ज्यादा बिजली पैदा होती है, बहुत ज्यादा इसमें बिजली पैदा नहीं होती। असल में इसमें क्या हो गया, इसमें हो ये गया कि जो खास करके बीबीएमबी है जिसके अंडर ये
मतलब डैम आते हैं जो जिसको ये कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के नाम पे जाना जाता है, संक्षेप में हम इसको बीबीएम भी बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये इनका लालच ये हो जाता है कि मतलब आपा झीलों को लबालब कर लो ताकि पूरा साल पानी या जो इरिगेशन वाला चलता रहे। जो इसका मेन पर्पज था कि झीलें खाली रखो और जब पानी आए तो आस्ते आस्ते पानी, उसकी समर्था इतनी है कि वो जितना पीछे से पानी आएगा पहाड़ों से, जिस भी झील के कैचमेंट एरिया से जितना पानी आएगा वो पानी समाती रहे और साथ साथ पानी छोड़ती रहे। जैसे सतलुज की जो कैपेसिटी है वो मतलब 50,000 क्यूसेक फीट पानी अगर आप उसमें छोड़ते रहते हो तो वो फ्लडिंग नहीं करेगा। ये आप रेगुलर उसको इतना छोड़ते रहो, उसको पहले लबालब भरने का लालच ना करो तो फ्लडिंग नहीं होगी। इसलिए ये जो फ्लडिंग हो रही है ये आप इसको मतलब साढ़े एलीट क्लास की वो कहो लालच कहो, जहां उसके मतलब जो भी इसका मनोरथ बनाया था उस मनोरथ से वो पीछे हटने की कहो। अब मतलब जैसे 1988 का फ्लड आया, 1988 में सबसे ज्यादा जबरदस्त फ्लड आया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इन्होंने 31 अगस्त से पहले पहले ही मतलब भाखड़ा डैम में जिसकी जो मतलब समर्था है वो 1685 फुट थी उस समय, और इन्होंने 1687.5 फीट तक पानी भर लिया। क्यों भर लिया? इसलिए भर लिया कि उस साल 1988 में भाखड़ा डैम की सिल्वर जुबली मनानी थी और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर में चला था जे, अक्टूबर में इसको मतलब सेलिब्रेट करने के लिए आना था। तो फिर यकदम पीछे से बारिश ज्यादा हो गई, ये तो कैपेसिटी से भी ज्यादा भर लिया। मतलब कैपेसिटी तो इसकी उस समय 1685 थी, आजकल तो इन्होंने 1680 कर दी उसके बाद। तो फिर जब इतना पानी तो पहले ही इन्होंने फुल कर रखा था, तो जब पीछे से पानी आया तो पहली बार हुआ था मतलब हिस्ट्री में कि 6.25 लाख क्यूसेक मतलब जेड़ा पानी आ वो यकदम रिलीज कर दिया गया था। और इतना पानी रिलीज हुआ कि ना कोई वार्निंग दी गई ना कुछ और किया गया, क्योंकि जब पीछे से पानी ज्यादा आया, ऑलरेडी ज्यादा भरा हुआ था वो, अब जे कब्र आगे के जे टूटेगा, अगर टूटेगा तो सारा पंजाब ही जाएगा। इन्होंने यकदम मतलब 6.7 जो क्यूसेक लाख क्यूसेक पानी है वो यकदम रिलीज कर दिया, और उसने पूरा पंजाब मतलब वो पूरे का पूरा दरियाई एरिया, वो कोई बांध ही नहीं, मतलब तुलसी बांध वगैरह खड़ने का कोई मतलब ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं चला कि पानी कब आ गया, कोई वार्निंग तक नहीं दी गई थी। और उसमें तो इतना पानी तेज था कि लोगों की बाहर खड़ी कबाइने खेतों में से कबाइने रोड के पाकिस्तान चली गई थी। इसलिए ये जो इनके लालच है ना, जो वो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दी है कि वो 88 वाले फ्लड का मेन कारण क्या था। इस बार भी ये था कि इन्होंने पहले ज्यादा भर लिया और फिर जब पीछे से मतलब पानी ज्यादा आने लगा तो मतलब उसकी समर्था कम थी, वो समर्था कम होने करके फिर ज्यादा रिलीज करना पड़ा और फिर फ्लडिंग हो गई। इसलिए एक बात तो ये है कि इसका जो मेन पर्पज है ना, अगर आप उस मेन पर्पज से पीछे हटते हो तो आप इसको खाली होने ही नहीं देते, और फिर पूरे का पूरा जे मतलब जेड़ा पंजाब को जे डुबोने का एक काम हो जाता है, जिससे पंजाब में एक अलग भावना विकसित होती है। एक तो जे माइनॉरिटी स्टेट है, सिख माइनॉरिटी स्टेट है, दूसरा जे मतलब खास करके बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट में से जे जितने भी जे तीनों दरिया हमारे पास हैं ये आगे जाके पाकिस्तान जाते हैं, और ये फिर जोड़ते हैं कि पाकिस्तान को और पंजाब को डुबोने की एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी
जहां चलती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सिंचाई, जितनी भी सिंचाई का और पीने के पानी का इंतजाम जरूर करना चाहिए, वो भी आके लास्ट में जितना भर जे। ये अप्रोच जब तक आप नहीं लाओगे कि फ्लडिंग नहीं होने देनी, सिंचाई लिए पानी कम पड़ जाएगा तो कम पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें क्योंकि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जो 3 स्टेटें शामिल हैं, पंजाब कला शामिल नहीं है, और पंजाब 3 की भी 4 हैं, 4 की भी 5 है, क्योंकि इसमें कुछ पानी हिमाचल को भी मिलता है, इसमें से कुछ पानी दिल्ली को भी मिलता है, हरियाणा को भी मिलता है, राजस्थान को भी मिलता है। उनको सबको ये लालच दिखाया जाता है कि यार इरिगेशन लिए पानी कम हो जाएगा। दरियाओं को बांध लगाने का मतलब इरिगेशन लिए पानी नहीं होना चाहिए, उसके लिए पीने का पानी मेन फोर्स होनी चाहिए। और जो खेती है, खेती का डिजाइन हमें ये जो हमें थमा दिया है ज्यादा पानी वाली खेती का, हमें कम पानी वाली खेती पे आना पड़ेगा। और जो जेड़ा पानी है कम से कम 20 से 25% पानी हर समय वो दरिया में चलता रखना पड़ेगा। अगर वो हम एक तरीका अपना ले तो फ्लडिंग से जो इतना खतरनाक फ्लड आता है वो उससे हमारा वो छुटकारा हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब कई बार आती है ना, बारिश ज्यादा हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम जरूर आती है। बारिश ज्यादा होने में जैसे इस बार पंजाब में 52% बारिश ज्यादा है, राजस्थान में 71% ज्यादा है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर टोटल में देखिए तो 20% बारिश कम है, और नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें तो 33% बारिश ज्यादा है, और सेंट्रल इंडिया में देखें तो 11% बारिश ज्यादा है, और साउथ मतलब इंडिया में देखें तो 38% बारिश ज्यादा है। इसलिए ये भी जो बातें हैं ये भी हमें इंडिकेट करती है कि सिर्फ उसी से फ्लडिंग नहीं होता, बारिश से भी होता है। अगर हम बारिश को और दरियाओं के पानी की कॉम्बिनेशन प्रॉपर कर लें तो मतलब फ्लडिंग से बचा जा सकता है। उसके लिए हमारा जो लालच है वो हमें त्यागना पड़ेगा, और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो आगे रखना पड़ेगा, और मार्केट का इंटरेस्ट आपको सेकंड दर्जे पे ले जाना पड़ेगा। मैं काफी समय ले गया, लेकिन मेरे को ये था कि थोड़ा अगर हम डिटेल से बात करें तो समअप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अर्थ की प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज्यादा अब ब्रीच हो रही है और खतरे के निशान को पार करने वाली है, जिसके लिए हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर फ्लडिंग से बचना है तो मेन जो बांध बनाए हैं हमने, इनका जो मेन पर्पज है उसको अचीव करने के लिए हमें मतलब पानी को मतलब पानी ये उसका जो रिजर्वायर है उसमें पानी भरने का लालच कम, और उसको रिलीज करते हुए फ्लडिंग से बचने का पर्पज हमारा मेन रहना चाहिए। और दूसरे पर्पज उसके अंडर, जैसे पंजाबी में कहते हैं रूंगे में जितनी कम है इरिगेशन का पानी बच जाए ठीक है, रूंगे में जितनी की बिजली बन जाती है ठीक है, और मछली पालन जितना को हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन मेन पर्पज हमारा फ्लडिंग से हम ऐसे इसको अगर बीबीएमबी के जितने भी हमारे जो रूल बने हुए हैं कि इतनी तारीख तक इतना भरना है, इतनी तारीख तक इतना भरना है, उसको अमेंड करना चाहिए पीपल के इंटरेस्ट से और एनवायरनमेंट के इंटरेस्ट से। इससे समुद्र भी अपना दरिया भी जीवित रहेंगे, दरिया डेड नहीं होंगे, और हमारा इकोसिस्टम भी ठीक रहेगा। इतना कहता हुआ आपने मेरे को सुनने का कष्ट किया, आप सभी का धन्यवाद।